था कि बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वही वसुंधरा तिरछी नजरों से अभिमान को देखने लगी, मानो जैसे कहना चाहती हो, बहुत खुश हो रहे हो ना तुम, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वसुंधरा क्या चीज है और क्या नहीं। वही राधिका और रौनक जल्दी से आस्था के पास आकर चुपके से बोली, अरे वाह आस्था, तुमने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला अपनी सासू माँ को तंग करने का। तुम इस दुनिया की पहली बहू होगी जो अपनी सास को इस तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। उनकी इस बात पर आस्था मुस्कुरा देती है, मानो जैसे उसके दिल में सुकून सा खुल गया हो। फिलहाल तभी सीढ़ियों से अरमान सिंघानिया अपने पावरफुल तेवरों के साथ नीचे उतरते हुए नजर आए। अरमान को देखते ही सब लोग अलग थलग हो गए, क्योंकि कोई भी अरमान के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था। और अरमान ने भी उन्हें साफ साफ कह दिया था कि अगर ये सारी लड़कियां यहाँ रहना चाहती हैं, तो वो उसके सामने ज्यादा नजर न आए। और वैसे भी जब से अरमान ने राखी वाले दिन जो ड्रामा किया था, तब से सभी लड़कियां उससे कुछ खिंची खिंची सी रहती थी और अरमान से बात करने से भी कतराती थी। वहीं रौनक पहले से ही तैयार बैठी थी, क्योंकि दादाजी ने उसे बता दिया था कि अरमान के ऑफिस निकलने के बाद वे लोग अस्पताल जा सकते हैं। अब अरमान जैसे ही वहां आया, उसकी नजर सीधी आस्था पर पड़ी। आस्था ने तुरंत ही उसकी ब्लैक कॉफी उसके सामने रख दी। अरमान ने गहरी नजरों से आस्था को देखना शुरू कर दिया। आज आस्था उससे कुछ उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही थी और अरमान को अनदेखा कर रही थी, क्योंकि कल रात अरमान ने अंश के साथ जो किया था, वही बात आस्था को अंदर तक डरा गई थी। अचानक आस्था का मन बेचैन हो गया। उसके मन में अब भी ये बात चल रही थी, मुझे अरमान जी की यादें वापस लाने के लिए अपने बेटे को बलि का बकरा नहीं बनाना है। एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे को फिर कभी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल तभी नानी माँ वहां आई और अंश के लिए बड़े प्यारे से कपड़े आस्था को देते हुए बोली, आस्था, मैंने ये कपड़े अंश के लिए तैयार करवाए हैं। कल भगवान जी का जन्मदिन है, तो तुम्हारे पास भी तो एक कान्हा है। देखना कल हमारा अंश कान्हा जी के कपड़ों में कितना प्यारा लगेगा। उसी वक्त ध्रुव वहां आया और उत्सुकता से बोला, अरे हाँ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया था, मैंने अंश के लिए बांसुरी भी ला दी है। कान्हा के कपड़े पहनेगा तो बांसुरी के बिना अधूरा सा लगेगा ना। यह सुनकर आस्था अगले ही पल मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज ध्रुव पहले की तरह नॉर्मली बर्ताव कर रहा था। अब सब लोग मिलकर अंश को घेर कर खड़े हो गए। अभिमान जी और दादाजी अंश को पुचकारते हुए बोले, कल हमारा नन्हा अंश कृष्णा बनकर और भी प्यारा लगेगा। इसी बीच डाइनिंग टेबल पर बैठे अरमान की नजरें बार बार अंश पर जाकर ठहर जा रही थी। वह ये देख रहा था कि किस तरह अंश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। यह देखकर उसे अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी और वो नाखुश होकर सोचने लगा, ये लोग इस बच्चे को इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं? जब इसका असली पिता यहाँ आएगा और इसे यहाँ से ले जाएगा, तब क्या होगा? और मुझे समझ में नहीं आ रहा। यह बच्चा अभी 5-6 महीने का है। अगर इसका पति जो इसे 2 साल पहले छोड़कर गया था, तो फिर यह बच्चा किसका है? ये सोचते हुए अरमान के दिमाग में ये सवाल तेजी से चलने लगे। जरूर इसका कहीं और अफेयर रहा होगा और अब ये मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठा रही है। इसका पति भी शायद इसी वजह से इसे छोड़कर भाग गया होगा, क्योंकि यह लड़की कैरेक्टरलेस है और यह बच्चा भी शायद इसके पति का नहीं है। इसलिए मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अगर मैंने इसके बारे आकाश या सुमित से कुछ पूछताछ की, तो पक्का वो दोनों इसकी ही साइड लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरमान कॉफी पीते हुए यही सब सोच रहा था। फिर अचानक उसने दादाजी की ओर गंभीरता से देख के रोबदार आवाज में पूछा, दादाजी, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? किस त्योहार की तैयारी हो रही है? आप जानते हैं ना, सिंघानिया मेंशन में आज तक कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं हुआ है और न ही कभी होगा। अरमान का एटीट्यूड देखकर दादाजी ने उखड़े अंदाज में जवाब दिया, बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी यह फेस्टिवल सिंघानिया मेंशन में नहीं होगा, बल्कि कहीं और होगा। तो तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत दे। इतना कहकर दादाजी मुंह फेर कर खड़े हो गए। दादाजी की बेरुखी देखकर अरमान एक पल के लिए खींच गया, फिर वो झल्ला कर सोचने लगा, सब लोग मुझसे अब अनमने ढंग से बातें करते हैं। यहाँ तो सबके तौर तरीके एकदम बदल गए हैं। यह सब उस आस्था की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं इस एंग्री बर्ड को ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिकने दूंगा। इस लड़की की सच्चाई बहुत जल्दी में सब घर वालों के सामने लेकर आऊंगा और फिर सब इसे घर से खुद ही धक्के मारकर निकाल फेंकेंगे। आस्था के जाने के बाद सिर्फ नानी माँ और उनकी बेटियां ही बचेगी। बस एक बार इनकी बेटी मेरा एंटीडोट बना दे, उसके बाद मैं इन्हें भी निकाल बाहर कर दूंगा। फिर अरमान अचानक खड़ा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाया, टाइगर, चलो, हमें लेट हो रहा है। ठीक उसी वक्त पलक झपकते ही टाइगर वहां आकर जिन्न की तरह खड़ा हो गया। अब जैसे ही अरमान टाइगर के साथ जाने लगा, आस्था तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने सामने देखकर अरमान का चेहरा तमतमाया। अरमान भड़कते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की? उसकी तेज आवाज सुनकर अब बाकी सब भी अंश को छोड़कर उनकी ओर देखने लगे। ठीक उसी वक्त सबके सब वहीं आकर खड़े हो गए। वहीं आस्था अपने हाथ बांधकर बेपरवाही से खड़ी हो गई और वो टाइगर को देखकर शांत स्वर में बोली, टाइगर भैया, आज आप मिस्टर सिंघानिया के साथ कहीं नहीं जाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, वैसे ही अरमान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई और वह भड़क गया। अरमान रूखेपन से, तुम होती कौन हो इस तरह से मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड को ऑर्डर देने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोलो, जवाब दो। अरमान पूरी तरह से गुस्से में तमतमाया हुआ था, क्योंकि इस घर में अगर किसी को ऑर्डर देने की आदत थी तो वो सिर्फ अरमान सिंघानिया को। दादाजी को छोड़कर उसे किसी और का इस तरह ऑर्डर देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वहीं टाइगर ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, टाइगर, आस्था से आप कहना क्या चाहती हैं? आस्था? आस्था ने सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। आस्था बेपरवाह अंदाज में, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक पिता बनने वाले हैं।
और आपको कोई हक नहीं है अपनी पत्नी का यह वक्त मिस्टर सिंघानिया को देने का। और इस कंडीशन में मारिया दीदी को आपकी सख्त जरूरत है टाइगर भैया। इसलिए आप इस तरह से मिस्टर सिंघानिया के साथ कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मारिया दीदी की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब है, इसलिए आज आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आस्था की बात सुनकर टाइगर अगले ही पल बेचैन हो गया, क्योंकि मारिया ने उसे अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन आस्था, जो नाश्ता देने के लिए उसके कमरे में गई थी, उसने मारिया के चेहरे को नोटिस कर लिया था और वो समझ चुकी थी कि जरूर उसे कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन वह किसी से कह नहीं पा रही। आस्था की बातें सुनकर अरमान एक पल के लिए परेशान हो गया, लेकिन तुरंत अपने होश संभालते हुए उसने आस्था को टोका। अरमान बेपरवाही से, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइगर और मारिया एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। वे दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं, तो टाइगर को मारिया के साथ प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मारिया कोई कमजोर औरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत बहादुर है और वो कभी शादी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अरमान की बात सुनकर आस्था का गुस्सा और बढ़ गया। फिलहाल वो अरमान की आंखों में देखते हुए डटकर खड़ी रही और दृढ़ आवाज में बोली। आस्था बेमन से, मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मारिया दीदी और टाइगर भैया को अलग कर सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे का क्या? अगर उनका बच्चा पिता के बिना पैदा हुआ तो क्या उसे पिता की कमी कभी महसूस नहीं होगी? और अगर मारिया दीदी इस हालत में आपकी बॉडीगार्ड बनी रही और उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा? क्या आपने कभी इस बारे सोचा है? आस्था की बातें सीधे अरमान के दिल पर चोट कर गईं। उसके दिमाग में अचानक पुरानी बातें और मेंटल हॉस्पिटल के पल ताजा हो गए। ये बात याद आते ही अरमान का दिल भारी हो गया और वह अंदर से टूटने लगा। लेकिन आस्था को टाइगर और मारिया का रिश्ता बचाने के लिए मन मारकर ये कड़वे शब्द कहने पड़े। आस्था ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपने उनकी जिंदगी का फैसला 1 मिनट में कर दिया। जब आपका दिल किया आपने उनकी शादी करवाई और अब आपका दिल कर रहा है कि वे अलग हो जाएं। तो अब आप उनका डिवोर्स करवा रहे हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर सिंघानिया? क्या आपने कभी टाइगर भैया से पूछा कि वे डिवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं? अगर वे दोनों खुश नहीं होते तो क्या उनकी जिंदगी इस मुकाम तक पहुंचती? उनका बच्चा इस दुनिया में कैसे आने वाला होता? आस्था की बातें सुनकर अरमान पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने एक नजर टाइगर की ओर गंभीरता से देखा और उसे घूरते हुए बोला, पहले मारिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। इतना कहकर उसने आस्था पर एक गुस्साई नजर डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोग चिंतित होकर आस्था के पास आकर खड़े हो गए। नानी माँ चिंता भरे स्वर में हल्की नाराजगी से, बेटा तूने यह क्या किया? तुझे इस तरह से दामाद जी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने गहराई से सोच लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आस्था ने गहरी सांस लेकर अगले ही पल खुद की इमोशंस को नॉर्मल किया, फिर कॉन्फिडेंस से बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मैंने सिर्फ उतना ही कहा है जितना वे बर्दाश्त कर सकते हैं। वहीं कमरे में मौजूद मारिया यह सब बातें सुन चुकी थी। वो आहिस्ता से दौड़कर आस्था को गले से लगा लेती है। टाइगर, जो अब तक परेशान खड़ा था, अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़ते हुए माफी मांगने लगा। टाइगर मारिया से, आई एम सॉरी मारिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मारिया ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। फिर दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बाकी सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। ध्रुव ने नारा लगाया, हिप हिप हरी। सभी लोग खुश होकर मुस्कुराने लगे कि कम से कम इन सब झगड़ों के बीच एक मामला तो सुलझ गया। वहीं अहान रौनक को प्यार से देखकर नर्म आवाज में कहता है, चलो कार तैयार है, मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। यह कहकर वह तुरंत रौनक को संभालते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन आस्था ने अगले ही पल उसे रोक दिया। आस्था अपनी आईब्रो को मटकाते हुए, आप रौनक को यहाँ से तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसे हॉस्पिटल से सीधा आपको शॉपिंग भी करवाने लेकर जाना होगा, क्योंकि कल हम सब एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और हम कल व्रत भी रखेंगे। लेकिन रश्मि दीदी और रौनक को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत रखना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी आप रौनक को साड़ी जरूर दिलाकर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सब लेडीज एक जैसी साड़ियां पहनेंगी। आहान आस्था की बात सुनते ही खुशी से उछल पड़ता है। आहान एक्साइटेड होकर, भाभी थैंक यू सो मच। आप तो जानती हो ना, मैं कब से अपनी हवा हवाई को साड़ी में देखना चाहता हूँ, और वैसे भी उसके ढीले ढाले बनियान देखकर मैं पक चुका हूँ। साड़ी में तो मेरी हवा हवाई बहुत प्यारी लगेगी। अब जैसे ही आहान बिना किसी की परवाह किए इस तरह से रौनक के लिए प्यार जताया, तो वैसे ही सब उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आहान ने अपनी बात को समझाते हुए रौनक को लेकर बाहर का रास्ता पकड़ लेता है। जल्दी ही रौनक और आहान हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं अब आस्था सीधा राधिका और वंशिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने सुमित और ध्रुव को सवालिया नजरों से घूरा। आस्था आईब्रो उचकाते हुए, आप लोगों को क्या मुझे अलग से कहना पड़ेगा? जाइए और जाकर इन्हें इनके मनपसंद कपड़े दिलाकर लाइए, और यह भी साड़ियां ही पहनेंगी, ठीक है? और एक दूसरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आज दोपहर का लंच हम घर पर नहीं बना रहे हैं। आस्था के मुंह से ये शब्द सुनकर वंशिका और रश्मि दोनों मुस्कुरा दी, लेकिन राधिका का मूड कुछ खास नहीं था। वह सुमित के साथ जाने को लेकर आनाकानी करने लगी। राधिका साफ मना करते हुए, नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी कई सारी साड़ियां ना पड़ी हुई हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूंगी। और तुम मेरे लिए जो इतने प्यारे झुमके लेकर आई हो, मैं वही झुमके पहन लूंगी। आगे क्या होगा इस कहानी में